पठन किस तरह से सॉल्व करते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ये देखेंगे। इसके पहले भी मेरा लेक्चर इस पर हो चुका है और हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर से एक बार रिवीजन लेक्चर है इसका आप लोगों का। तो ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमें पूरक पठन सॉल्व करना है। आपको मालूम होगा कि पूरक पठन बोर्ड एग्जाम में कुल 8 नंबर के लिए आता है। प्रश्न क्रमांक 3 का अ 4 नंबर और प्रश्न क्रमांक 3 का आ 4 नंबर। पूरक पठन में आप लोगों को पता होगा कि आपके अनुक्रमणिका में आपको ऐसे दिख रहा होगा, कुछ कविताएं होती है पूरक पठन में और कुछ पाठ होते हैं। पाठ इन द सेंस वो कहानियों के रूप में होता है। और पूरक पठन का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि पूरक पठन आपके विषय का वो हिस्सा होता है जहाँ पर विद्यार्थी अपने मन के भावों को, अपनी विचार, अपनी तर्क क्षमता का प्रयोग करके उसके उत्तर को लिख सकता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप एकदम वर्ड टू वर्ड उसके आंसर को लिखो। आप उसमें अपनी बुद्धि कौशल का, अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। बस अपने शब्दों का प्रयोग करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उत्तर को पूरा बदल दो। उत्तर बदलना नहीं है आपको, लेकिन आप उसमें अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो और वाक्य को अपने हिसाब से शब्द रचना कर सकते हो उसकी। तो ये पूरक पठन आज हम लोग देखेंगे बच्चों। आपको मैंने अनुक्रमणिका पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको मालूम होगी अनुक्रमणिका में पूरक पठन के कितने पाठ और कितनी कविताएं होती हैं। आपने अनुक्रमणिका अपना ध्यान से देखा होगा तो जो भी पाठ या जो भी कविताएं पूरक पठन के लिए होती हैं, उसके नाम के आगे ब्रैकेट में पूरक पठन लिखा हुआ होता है। इसे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ब्रैकेट के आगे पूरक पठन लिखा हुआ है, समझ जाओ कि ये पूरक पठन के लिए आने वाला है और उसकी तैयारी आपको प्रश्न क्रमांक 3 के लिए करनी है। बाकी जो उसको छोड़ के बाकी जो पाठ हैं, जो कविताएं हैं, वो प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के लिए आती हैं। उसका लेक्चर तो हो चुका है आप लोगों का। तो आज हम पूरक पठन जो है वो देखेंगे। तो अभी अनुक्रमणिका आपको दिख रही होगी, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से दूसरा पार्ट जो है डिनर, ये पूरक पठन है। बहुत सुंदर कहानी है कि किस तरह से इसके अंदर डिनर की व्यवस्था की गई है, अपने साहब को घर पे बुलाया जाता है और क्या-क्या तैयारियाँ की जाती हैं और माँ का वर्णन किया गया है। मतलब बहुत मार्मिक कहानी है, अच्छी कहानी। इसे आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग उसे अच्छी तरह से, मुझे लगता है 2 बार अगर आपने पढ़ ली इसको, तो इसके अंदर से अगर पैराग्राफ कोई भी आए, आप आराम से उसके उत्तर को लिख सकते हो। मुझे लगता नहीं कि आपको प्रश्न पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़ने की भी ज़रूरत है। आप अगर एक बार 1-2 बार आपने इस कहानी को पढ़ लिया अच्छी तरह से, उसके बाद पैराग्राफ आया, प्रश्न आया, आप पैराग्राफ बिना पढ़े भी उसके उत्तर को लिख सकते हो। इतनी सुंदर कहानी है और शायद आपको अच्छी तरह से याद भी हो गई होगी ये कहानी। इसके बाद पूरक पठन में आपका 5वां लेसन आपको दिख रहा होगा, भाषा का प्रश्न। भाषा के प्रश्न को उठाया गया है, किस तरह से आज के समय में और पुराने समय में भाषा का प्रयोग होता था और अब किस तरह से भाषा को तोड़-मरोड़ करके उसका प्रयोग किया जाता है। आपको भी पता है कि भाषा मतलब अपने भावों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। अगर एक सुंदर भाषा आपके पास है, तो आप उससे अपने भाव को व्यक्त कर सकते हो, अपने मन के भाव को बता सकते हो, अपनी बात को सामने रख सकते हो। तो उसी प्रश्न को यहाँ पर उठाया गया है। ये पाठ भी ऐसे आपको दिखने में लगता है कि अरे! बहुत कठिन होगा, पर ये पाठ कठिन नहीं है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर को भी आप इज़िली आराम से लिख सकते हो। इसके बाद पहली इकाई में लास्ट की जो कविता है, गज़लें, ये भी पूरक पठन के लिए आता है। बहुत सुंदर गज़ल है। आप इसमें भी समाज में फैले जो भी मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, आप जो परेशानियाँ हैं, उसको कवि ने गज़ल के माध्यम से बताया है। बहुत सुंदर गज़ल है। आप इसे भी जब आप पढ़ोगे, तो इसके प्रश्नों के उत्तर को लिखना बहुत ईज़ी है। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको आएगी और सबसे ईज़ी अगर मैं कहूँ आपको कि आपके हिंदी में पाठ, कविता और पूरक पठन में जो सबसे ईज़ी प्रश्न होता है, वो पूरक पठन का होता है। तो पूरक पठन में चाहे वो प्रश्न क्रमांक 3 का मतलब पाठ से हो, कहानियों से हो या कविता और गज़ल से हो, सबसे ईज़ी पोर्शन होता है। तो इसे आप एकदम आराम से कर सकते हो और क्योंकि आपको इसमें क्लियर है कि मुझे क्या पढ़ना है इसके लिए, तो इसको पढ़ने और उसको समझने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी भी नहीं होगी। इसके अंदर आने वाले 8 नंबर आप आराम से ले सकते हो। इसका एक भी नंबर आप नहीं छोड़ना और छोड़ने लायक है भी नहीं। इसके बाद इसकी दूसरी इकाई जो है, दूसरी इकाई में भी पूरक पठन जो है, ये आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चौथी कविता जो है बटोहिया, इसके अंदर ये पूरक पठन है। बहुत सुंदर कविता है ये भी, किस तरह से राहगीर चलने वाले व्यक्ति के बारे में वो क्या-क्या सोचता है, क्या-क्या उसके मन में भाव होते हैं, उसे व्यक्त किया गया है। अगला फिर बातचीत है पूरक पठन, जिसके अंदर
इंटरव्यू के माध्यम, साक्षात्कार के माध्यम से हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसके मन के बात को जानते हैं, क्या उसके मन में है, या फिर वो सारी बातें जो हम जानते ही नहीं है, जब तक हम सामने वाले व्यक्ति से बातचीत नहीं करते हैं, हम उसके बारे में जान नहीं पाते हैं। तो ये पूरक पठन भी बहुत सुंदर है। आप जब इसमें पढ़ोगे शिवानी गुप्ता और शिवानी जी के बारे में, दुर्गा प्रसाद नौटियाल के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बातचीत के माध्यम से किस तरह से शिवानी जी ने अपने बारे में सब चीजें बताई हैं। तो एक बहुत अच्छा साधन, बहुत अच्छा माध्यम बातें करना। और इसी के अंदर आपकी जो 11वां पाठ है, दुख, ये भी पूरक पठन के लिए आता है। ये भी बहुत सुंदर पाठ है। इसमें समाज में फैले दुःख को व्यक्त किया गया। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन जब हम सामने वाले व्यक्ति का दुःख देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, दुनिया में हमसे भी ज़्यादा दुखी बहुत सारे लोग हैं, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, जिनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और हम जब खुद में रहते हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें लगता है कि बस संसार में, दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है, तो वो हम हैं। हमसे ज़्यादा दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता है, इतना दुःख हमें है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, इस व्यक्ति को हमसे भी कहीं ज़्यादा दुःख है, और उसे देखने के बाद हमें हमारा दुःख थोड़ा-सा छोटा और कम लगने लगता है। तो इस पूरक पठन में यही बताया गया है। जब आप इसे पढ़ोगे, ये भी बहुत सुंदर कहानी है। इसे पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर आने वाली अ, 2 कविताएँ और ये 4 पाठ एकदम ईज़ी है। मतलब इसको अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे ना अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 8 नंबर आप आराम से ले सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम में, और मुझे नहीं लगता है कि ये 8 नंबर लेने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत या कोई परेशानी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरक पठन वो हिस्सा होता है, जहाँ पर आप अपने भावों को अपने शब्दों के माध्यम से, आपने पाठ पढ़ा, आपने कहानी पढ़ ली, आपको समझ में आ गया। अभी ज़रूरी नहीं कि आप जो उस पाठ में शब्दों का प्रयोग किया गया, आप उसी शब्द को लेकर के उसके उत्तर को लिखो। आप शब्दों का हेर-फेर कर सकते हो, बस उत्तर की संरचना बदलनी नहीं चाहिए। उत्तर वही होना चाहिए। मैं आज को कल में नहीं दिखा सकती हूँ, आज को मुझे आज में ही दिखाना है। बस उतना ध्यान में रखते हुए आप अपने शब्दों का, अपने भाव अभिव्यक्ति का पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है बच्चों? तो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने पूरक पठन का एक पैराग्राफ आपको दिखाया है कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आता है पूरक पठन। बोर्ड एग्जाम में आपको क्लियर विभाग 3 जो है वो उसमें क्लियर शब्दों में लिखा होता है, विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक। ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्लियरली मेंशन रहेगा। जब प्रश्न विभाग 3 आएगा, तो आप समझ जाइए कि ये पूरक पठन के लिए है। और इसमें भी एक पैराग्राफ दिया होता है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर। पठित इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके पाठ से आता है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के अनुसार यानी ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आगे जो सूचना दी गई है, उसी के अनुसार हमको उसके उत्तर को लिखना है। तो आपने देखा कि ये एक पैराग्राफ है, और पैराग्राफ आने के बाद में किस तरह से उसके अंदर आए हुए प्रश्न को पूछा जाता है। तो ये पैराग्राफ आपके डिनर पार्ट से लिया गया है। इसके अंदर अब कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अब पाठ में डिवाइडेड होता है कि क्या-क्या प्रश्न आ सकते हैं, वैसे ही पूरक पठन में भी कारण लिखिए और अपना स्वमत, मतलब अपना मत व्यक्त करिए, अपने अपने विचारों को व्यक्त करना, या फिर प्रश्न, कुछ शब्द होते हैं, कुछ 2-3 शब्द दिए होते हैं, उस पर प्रश्न तैयार करने होते हैं आपको। और या फिर कविता का भावार्थ, मतलब कुछ भी 4 लाइनें उसके उसका मतलब समझाओ। इस तरह से आपको 2-2 नंबर का डिवाइडेशन होता है, यानी पैराग्राफ से आपको 4 नंबर आएगा और कविता से आपको 4 नंबर आएगा। तो 4 नंबर यानी यहाँ पर पाठ की तरह आधे-आधे नंबर के या एक-एक नंबर के प्रश्न नहीं होते हैं। सीधा 2 नंबर के लिए 1 आता है और 2 नंबर के लिए दूसरा प्रश्न आता है। तो ये भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ, आपको दिख रहा होगा कि इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया, कारण लिखिए। 2 कारण पूछे हैं 2 नंबर के लिए। यानी अगर आपने एक कारण भी लिख दिया, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरक पठन में ऐसा कोई हिस्सा नहीं होता जिसको आप लिख ना सको, जिसको आपको छोड़ना पड़े। आप अगर पैराग्राफ पढ़ लो, आप पाठ पढ़े रहोगे, पैराग्राफ भी पढ़ लोगे, तो आप इज़िली उस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हो। तो यहाँ पे कारण लिखिए, मतलब आपको कारण लिखना है, उसका रीज़न लिखना है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है? और दूसरा जो इसके अंदर आता है बच्चों, वो आता है कि आप अपने विचार लिखिए, स्वमत जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में स्वमत आता है, उसी तरह से इसमें भी अपने विचार लिखना, मतलब वो स्वमत वाले प्रश्न ही हो गए। आपके अपने विचार पूछे जाते हैं, अपना मत। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में आप 3-3 नंबर लेते हो अपने हाथ में अपना स्वमत लिख करके, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको अपने विचार लिखने हैं और 2 नंबर ले लेना है। अपने विचार
अगर आपको प्रश्न समझ में ना भी आए, जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि दूसरों के सुख में अपना सुख देखना ही संतोष का कारण है। यानी जब दूसरों का सुख हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी खुश हैं, यानी दूसरा कोई व्यक्ति खुश होता है, उसको देख के हमें लगता है कि हम भी खुश हैं। ये ज़ाहिर-सी बात है कि ये सभी व्यक्तियों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो आपको अपना विचार लिखना है। आप ये बोल सकते हो कि हम आज के समय में ये चीज़, ये भावना सभी व्यक्तियों में नहीं देख पाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर मैं दूसरों को देख के दूसरा खुश है और मैं खुश हूँ, तो जो मेरे साथ खड़ा है या जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो मुझे पहचानने वाले हैं, वो भी ऐसा ही महसूस करते हों। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर या दूसरों को प्रसन्न देखकर, दूसरों को खुश देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं, बहुत जलते हैं। उनको लगता है कि ये क्यों खुश है? और कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि ये इसकी खुशी जो है वो अभी जो एकदम दुःख में बदल जाए। ऐसे भी व्यक्ति समाज में हैं, ऐसे भी व्यक्ति इस दुनिया में हैं। अगर दुनिया में पॉज़िटिविटी है, तो नेगेटिविटी भी है। सकारात्मक चीज़ें हैं, तो नकारात्मक चीज़ें भी हैं। लेकिन अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि अब आप लिखोगे कि व दु समाज में, दुनिया में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर आप अपने विचारों को लिख सकते हो, खुल कर के लिख सकते हो। बस इतना ध्यान में रखना कि इतने लंबे-चौड़े विचार मत लिखना कि आपको आगे के प्रश्न के लिए समय ना मिले। समय बहुत कम होता है आपके पास, 3 घंटे में आपको आपका पेपर खत्म करना होता है। 3 घंटा भी नहीं, आपको समझिए कि ढाई घंटा मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि पेपर पढ़ना, पैराग्राफ्स पढ़ने में ही काफ़ी समय चला जाता है। कई बार तो हमें एक ही पैराग्राफ को 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता है तो। तो पैराग्राफ पढ़ना, उसके बाद में सप्लीमेंट पे अपने नंबर लिखना, स्टिकर वगैरह लगाना, इसके लिए हमें आधा घंटा तो निकाल के रखना ही पड़ता है। तो हमारे पास टोटल ढाई घंटे का समय होता है। अगर हम किसी एक प्रश्न को, जो कि 2 नंबर के लिए है और उसको लिखने के लिए अगर हम 10 मिनट लगा दें, 15 मिनट लगा दें, तब तो हमारा आगे का पेपर छूटना निश्चित ही है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और आपके टीचर्स आपको बताते होंगे कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। वैसे कि अभी पूरक पठन की बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूँ, अगर 2 नंबर के लिए प्रश्न है, तो आपको कुल 4 वाक्य लिखने हैं इसके अंदर। 4 से ज़्यादा मतलब 5-6 वाक्य लिख सकते हो, पर ऐसा मत करो कि उसके लिए आप पूरा 1 पन्ना भरने बैठ जाओ। कि आपको आप 1 पन्ना भरोगे तो भी आपको 2 का 4 नंबर नहीं मिलने वाला है, आपको 2 नंबर ही मिलना है। सिर्फ़ 2 नंबर मुझे मिलना है और मेरे विचार पूछे हैं, तो मुझे अपने विचार को 4 से 5 वाक्यों में इस तरह से व्यक्त करना है कि जो प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न का उत्तर सबको समझ में आ जाए। पेपर जो चेक करने वाला है, एग्ज़ामिनर है, उसको वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों? तो 2-2 नंबर का प्रश्न होता है। एक कारण लिखिए पूछा है, दूसरा आपका अपने विचार लिखो। अपने विचार लिखो आता ही आता है, तो ये 2 नंबर आपको ईज़िली मिल जाता है अपने विचार लिखने। और जो 2 नंबर कारण लिखो या फिर उत्तर लिखो या एक शब्द में उत्तर लिखो, ये जो पूछा जाता है, ये भी बहुत सरल होता है। और पैराग्राफ में पूरक पठन के उत्तर हमेशा लाइन से मिलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि पहले प्रश्न का उत्तर नीचे मिला, दूसरे प्रश्न का ऊपर, फिर एकदम पैराग्राफ में ऊपर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक पूरक पठन ही ऐसा है जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एकदम सीरियल से, एकदम लाइन से मिलेंगे। आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, कि अगर मुझे एक नीचे मिला है तो फिर वापस पूरा पैराग्राफ पढ़ो, इसका प्रश्न का उत्तर तो मिल ही नहीं रहा है। सब एकदम सटीक लगे हुए होते हैं। उसी तरह से इसके प्रश्नों को पूछा जाता है और वैसे ही आपको इसके उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है? तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का जो आपको 4 नंबर के लिए आता है, एक कारण लिखिए और दूसरा आपको अपने विचार लिखने हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है बच्चों। पहली बात तो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में ऐसा लग रहा है कि आप नहीं लिख पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपको उन चीज़ों को याद करना है जो आपके टीचर्स ने पढ़ाते समय आपको बताई हो, आपने सुना हो या पाठ पढ़ते समय आपको ध्यान में हो। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर तो लिख कर आना ही है आपको, आपको छोड़ना नहीं है। ये हो सकता है कि आपको पैराग्राफ में वो चीज़ें नहीं मिल रही हो, लेकिन आपने पाठ पढ़ा हो, आपको ध्यान में हो, तो आपको लिख कर आना है, आपको छोड़ना नहीं है। मैं इसके फ़ेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न किसी बच्चे का छूट जाए, चाहे वो हिंदी का विषय हो या कोई और विषय हो। आपको किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। पहला तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जितने भी प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्नों को हमें करना है और सारे प्रश्नों को समय रहते करना है, ताकि हमें आगे चल कर के निबंध लिखने के लिए, वृत्तांत लेखन लिखने के लिए, विज्ञापन लिखने के लिए वक़्त मिल सके। क्योंकि इन सब में थोड़ा-सा हमें अपनी बुद्धि, हमारी सोच को महत्व देना पड़ता है। हम सोचते हैं, वाक्य बनाते हैं और फिर लिखते हैं। एकदम से हमारे दिमाग में सारी चीज़ें नहीं आती, जिस तरह से हम पैराग्राफ से ढूँढते हैं और फटाफट लिख लेते हैं। तो निबंध, वृत्तांत लेखन या विज्ञापन में वो चीज़ें नहीं होती हैं बच्चों, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, आपको वाक्य बनाने पड़ते हैं थोड़े से, फिर आप लिखने की शुरुआत करते हो, तो उसमें थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है। ठीक है? तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 का जो 2-2 नंबर के लिए आता है, 4 नंबर के लिए। ठीक इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 3 का आता है,
लेकिन इसके अंदर जो है वो आपकी पूरक पठन में कविताएँ जैसे बटोहिया हो गया और गज़ल हो गई, इनमें से आपको पूछा जाता है। एक पैराग्राफ आपको आता है और उसके अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है। गज़ल जो कविता है उसके कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई हैं और आपको उसमें से उसके उत्तर को लिखना है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही 2-2 नंबर का बाइफरकेशन होता है, 2-2 नंबर का डिवाइडेशन होता है। प्रश्न क्रमांक 3 की आ का पहला 2 नंबर के लिए और प्रश्न क्रमांक 3 आ का दूसरा 2 नंबर के लिए। यहाँ पर भी दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि आपको इसके अंदर भी अपने विचार लिखने हैं। सबसे प्यारा देश हमारा, इस पर अपने विचार लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया गज़ल जो है हमारे समाज के बारे में जो कविता है, जो हम अपने इर्द-गिर्द अपने आस-पास देखते हैं, हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कविता है। इसीलिए उसी कविता से संबंधित जो भी प्रश्न होता है, जो आपको अपने विचार भी लिखने होते हैं, वो उसी कविता या उसी पूरक पठन, उसी पाठ से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह के प्रश्न पूछे गए, सबसे प्यारा देश हमारा, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो आपको अपना देश क्यों प्यारा लगता है? क्या इसके अंदर पॉज़िटिव पॉइंट है जिससे आपको लगता है कि हमारा देश बाकी देशों से सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है? ठीक है? तो हर व्यक्ति को अपना देश बहुत अच्छा लगता है, जहाँ वो रहता है, जहाँ जहाँ वो काम करता है, जहाँ उसे लगता है कि उसका अपना जीवन बीत जाएगा, उसका जीवन उसको बिताना है, जहाँ उसका परिवार है, उसके अपने लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि उसे वो जगह, उसे अपना वो देश बहुत अच्छा लगता है। तो आपको इसी तरह से अपने विचार लिखने कि क्यों आपको अपना देश बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्या उसके अंदर अच्छी बातें हैं? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 नंबर के लिए है, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से ही उसको बाइफरकेट करना है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर के लिए है तो आप उसको पूरा पेज भरने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि इसके लिए देश के बारे में पूछा है, हम तो 6-7 पन्ना लिख सकते हैं और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी प्रश्न ऐसा है। तो कभी भी जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखते हो ना बच्चों, तो ये ध्यान में रखो कि जब हमें दिख रहा है कि प्रश्न 2 नंबर के लिए है, प्रश्न 3 नंबर के लिए है, 1 नंबर के लिए है, तो हमारे उत्तर का वाक्य जो है, वो वैसे ही मतलब हम ऐसे फिक्स करते हैं कि अगर 1 नंबर के लिए है, तो उसमें 2 वाक्य होने चाहिए। तो अगर 2 नंबर के लिए है तो कम से कम 4 वाक्य, कम से कम 4 वाक्य, 4 वाक्य से कम नहीं, कम से कम 4 वाक्य होने चाहिए। ये मतलब कि आधे-आधे नंबर के लिए 1 सेंटेंस। आप एक ही लाइन में उसका उत्तर लिख दोगे, तो उसपे आपको नंबर मिलने वाले नहीं हैं। तो वो चीज़ एक आपका वो कॉन्सेप्ट एक आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, ये प्रश्न हमें 3 नंबर के लिए पूछा गया ना, तो मुझे इसके अंदर 3 नंबर है तो कम से कम मुझे 6 वाक्य तो लिखने हैं। उसके बाद आप 1-2 वाक्य और लिख दो, लेकिन ऐसा मत करो कि फिर पूरे पन्ने भरने बैठ जाओ, पूरा उसके भरने बैठ जाओ, नहीं जितना बड़ा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने ज़्यादा पन्ने भरोगे उतने नंबर आपको मिलने वाले नहीं हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ़ निबंध में चलता है। निबंध में भी अगर आप एक ही वाक्य को बार-बार, बार-बार रिपीट करते हो, तो वहाँ पर भी आपको नंबर नहीं मिलता है। फिर वो एग्ज़ामिनर जो पेपर चेक करता है उसको समझ में आ जाता है, इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ़ हमें बेवकूफ़ बना रहा है। यानी एक ही वाक्य को वो बार-बार हर तीसरी चौथी लाइन में वो एक ही वाक्य को बार-बार लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि नहीं निबंध है ना, अगर हमको ये 7 नंबर के लिए लिखना है, 8 नंबर के लिए लिखना है, 10 नंबर के लिए लिखना है, तो कम से कम 2 पेज तो होना चाहिए, कम से कम ढाई पेज तो होना चाहिए। टीचर ने बोला है, 2 पेज का उत्तर कम से 2 पेज का निबंध तो होना ही चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और नहीं भी लिख पाए, समय कम है, तो कम से कम डेढ़ पन्ना लिखो। तो डेढ़ पन्ना लिखने का मतलब टीचर ने आपको ये नहीं बोला कि आप एक ही वाक्य को बार-बार लिखो, रिपीट करते जाओ। डेढ़ पन्ना लिखने का मतलब होता है कि उस टॉपिक से संबंधित चीज़ें जो आपको लगती हैं, उसे आप लिखो। जो आपको लगता है कि मुझे इसे अंडरलाइन करके दिखाना चाहिए, मुझे इसे अच्छे से दिखाना चाहिए, हाइलाइट करके दिखाना चाहिए ताकि चेक करने वाले का ध्यान सीधे इस पे आ जाए। तो वो एक तरीका होता है, कभी भी अपने उत्तर को दिखाने का। तो इसी तरह से अगर ये 2 नंबर के लिए है, तो मुझे इतना ही लिखना है कि वो 2 नंबर के लिए हो। इतना नहीं लिखना है कि पढ़ने वाला समझ में आ जाए कि इसको अब आगे कुछ नहीं आता है, इसलिए इसने पूरा टाइम पास किया है इसके अंदर। 2 नंबर के लिए है, तो आप 4 से 5 वाक्य लिखो। 6 वाक्य भी लिख सकते हो। तो ये आपका जो है पैटर्न, इसमें भी आपको पहला प्रश्न जो पूछा गया, ऊपर दी गई गज़ल में ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर में निम्न शब्द आते हों। देखो थोड़े बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जब ऐसा प्रश्न आता है ना कि ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर में ये शब्द आते हों, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब उत्तर में आने का मतलब है कि मुझे एक ऐसा प्रश्न तैयार करना है कि जब मैं उसका उत्तर सोचूँ, तो जो शब्द यहाँ पे दिया गया है ईंटों का मकान, वो शब्द उसके अंदर आना चाहिए। बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब अगर खाली ये बोला जाए कि ईंटों का मकान, इस पर ये शब्द लेकर प्रश्न तैयार कीजिए, तो आप फट से तैयार कर लेते हो। प्रश्न तैयार करने में आप सब एक्सपर्ट होते हो क्योंकि आपको एक पैराग्राफ भी आता है ऐसे ही, जिसके ऊपर आपको प्रश्न तैयार करने होते हैं। और प्रश्न तैयार किस तरह से किया जाता है
ये आपको 9th से सिखाया जाता है और आपने किया भी होता है, इसलिए प्रश्न तैयार करना आपके लिए बहुत ईज़ी है। लेकिन एक ऐसा प्रश्न तैयार करना जिसके उत्तर में क्या शब्द आने वाला है, ये पहले से ही आपको मालूम है, तो थोड़ा-सा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं और उन चीज़ों को अच्छी तरह से कर नहीं पाते बच्चे। तो तभी आप थोड़ा-सा ध्यान देना, कि कविताएँ पढ़ कर के कि अभी हमें यहाँ पे ईंटों का मकान पूछा गया, तो मैं ऐसा कौन-सा प्रश्न तैयार करूँ कि इसके उत्तर में ईंट का मकान आना ही चाहिए उत्तर में, तब मेरा वो प्रश्न सही होगा। अगर आपने प्रश्न कुछ ऐसा तैयार कर दिया जिसके अंदर ये उत्तर नहीं आता हो, तो आपको उसके ऊपर नंबर नहीं मिलेंगे। से खुले दिल से, तो आपको इसमें भी ऐसा प्रश्न कई बार ऐसा होता है बच्चों ना कि आप जैसे अब ये शब्द दिया ईंटों का मकान, तो ईंटों का मकान किसे कहते हैं? ईंटों का मकान हम किसे बोलेंगे? या गज़ल में ईंटों का मकान किस मकान को कहा गया है? इस तरह से मतलब आप प्रश्नों को लेकर उत्तर का जो शब्द उत्तर में आए हैं, उसी शब्दों को लेकर के भी आप कई बार प्रश्न तैयार कर सकते हो। पर ये हर बार ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से हो। कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द पूछा गया है उत्तर के लिए, वो प्रश्न में डाल करके हम प्रश्न तैयार कर नहीं पाते हैं। ये चांसेस जो है ना 50-50 होते हैं। कई बार होता है कि हो जाता है और कई बार होता है कि हम प्रश्न बना ही नहीं पाते हैं। तब आपको उस कविता को पढ़ना है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ करके फिर आपको देखना है कि कहाँ पर किस लाइन में ये शब्द आया हुआ है और फिर उसको आप उसका भावार्थ बनाइए, क्योंकि कविता को कविता के रूप में तो आप लिख नहीं सकते उसका उत्तर। ये आपको पहले सिखाया गया, आपके टीचर्स ने आपको बताया है कि इससे पाठ होता है, हम उसे पाठ के रूप में ही लिखते हैं। पूरक पठन का पाठ है, उसको हम पाठ के रूप में लिखते हैं। पर जब भी कविताओं की बारी आती है, तो हम कभी भी कविता को कविता के रूप में उसका उत्तर नहीं लिखते। उसके भावार्थ को हम उत्तर के रूप में लिखते हैं, जो हमें टीचर समझाते हैं या जो हम उसका भावार्थ पढ़ते हैं, उस भावार्थ के रूप में यानी सेंटेंस में हम उसका उत्तर लिखते हैं, हम कविता के स्वरूप में उसका उत्तर नहीं लिखते हैं। तो ये बात तो आपको पता है। तो आप कविता की लाइनों को पढ़ो और लाइन पढ़ने के बाद आपको अपने आप वो शब्द मिल जाएँगे और शब्द मिलने के बाद में फिर आप अपने प्रश्न को तैयार कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से इस प्रश्न को तैयार करना है और फिर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो ये आपका पूरक पठन का प्रश्न क्रमांक 3 का अ और आ, जो कि आपको 4-4 नंबर के लिए आता है, यानी टोटल 8 नंबर के लिए आता है। बहुत ईज़ी आपके पूरे पेपर में मुझे लगता है हिंदी के पेपर में ये 8 नंबर लेना एकदम आसान है। वैसे हिंदी के पेपर में मुश्किल कहीं पर भी नहीं आती है, ना आपको पाठ के उत्तर लिखने में मुश्किल आती है, ना कविता के उत्तर, ना पूरक पठन और ना ही आपका जो है उपायोजित लेखन, यानी जो राइटिंग स्किल आपका होता है। क्योंकि आप इसके अंदर बहुत अच्छे होते हो, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी होती है और इतनी बार आप उसकी प्रैक्टिस करते हो और हम सबको ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा बहुत प्रिय लगती है, तो हम पहले ही उसकी कहानियाँ, उसके पार्ट तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं। जैसे ही टेक्स्ट बुक हमारे हाथ में आती है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कहानियाँ कितनी हैं और सारी कहानियों को पढ़ डालते हैं। तो पूरक पठन में सारी कहानियाँ ही हैं, जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको वो अच्छी लगती हैं। 1-2 लेसन हैं जैसे बातचीत है और भाषा का प्रश्न है, जब उसका हम नाम देखते हैं तो हमें पहले से ही लगता है कि अरे! बहुत बोरिंग लेसन होगा। लेकिन बोरिंग कुछ नहीं है। अगर आप ये अपने मन में मान के चलोगे ना कि ये पाठ बहुत बोर है और मैं इसको कर नहीं सकता, मैं इसे कर नहीं सकती, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसे नहीं कर पाओगे। आपके मन में ये होना चाहिए कि कोई मुश्किल नहीं है, जैसे बाकी कहानियाँ हैं, जैसे बाकी पाठ हैं, वैसे ये भी है। इसे भी मैं 2-3 बार अगर पढ़ लूँगी तो मैं इसे भी आराम से कर लूँगी। समझ में आ गया? तो आप इसे आपको उस तरह से पढ़िए और मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये पॉज़िटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को ये सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, बच्चों देख लो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। क्योंकि आपके मन में वो चीज़ चल रही है कि ये मुझसे नहीं होगा। तो थोड़ी-सी भी गलती होती है तो आप सोच लेते हो, देखा मैंने कहा था ना मुझसे नहीं होगा ये। तो हमेशा आपको ये सोचना है कि नहीं आपसे होगा, आपको वो करना है। समझ में आ गया? तो ये दृढ़ संकल्प आपको करना है। बोर्ड एग्ज़ाम है, आपको अच्छा समय मिल चुका है, ये अभी बोर्ड एग्ज़ाम थोड़ी-सी आगे चली गई है, आपकी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो आपको एक अच्छा खासा समय मिला है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक विषय को एक बार फिर से आपको रिपीट करने का समय मिल रहा है, रिवीजन करने का समय मिल रहा है, पेपर सॉल्व करने के लिए आपको वक़्त मिल रहा है। तो आप उसके पूरक पठन का जो आपके पेपर पैटर्न आपके पास होगा, यानी लास्ट ईयर का प्रश्न संच होगा या अभी मार्केट में कुछ दिनों में प्रश्न संच भी आ जाएगा। जब आप वो लोगे, तो उसके अंदर आप मुझे लगता है कि आप हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर वाइज़ पेपर सॉल्व करोगे ज़्यादा अच्छा है। एक बार क्वेश्चन नंबर वाइज़ पेपर सॉल्व करो, फिर एक बार 3 घंटे का समय लगाओ और एक पेपर सॉल्व करो। यानी वो आपकी प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपके टीचर्स आपको बताएँगे किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसे ही बोलती हूँ कि पहले प्रश्न क्रमांक 1 का
प्रश्न क्रमांक 1 पूरा सॉल्व करो, फिर 2 पूरा सॉल्व करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। इस तरह से आगे बढ़ते जाओ और उसके बाद में फिर जब सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है किस तरह से हमें इस प्रश्नों को सॉल्व करना है, कैसे इसके उत्तर को लिखना है। तो उसके बाद में फिर पूरा पेपर उनको दिया जाता है और 3 घंटे का, और फिर टाइम सेट करके वो पेपर लिखते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और ये आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ टीचर्स बोलते हैं इसलिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में परसेंटेज आपको लेकर आना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको लेनी है, तो मेहनत भी आपको करनी है। आपको देखो, हम आपको रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना आप ही को है बच्चों। हम रास्ता दिखाएँगे और आप नहीं चलोगे तो हम आपको उठा करके, घसीट करके कुछ दूर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको आपकी मंज़िल तक नहीं पहुँचा सकते हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं, आपको आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ बनना है, तो इसके लिए ये है कि उस रास्ते पे किस तरह से चलना है, इसकी शुरुआत तो आपको ही करनी होगी। हम तो केवल मार्गदर्शक हैं। जहाँ आप अटकोगे वहाँ आपको हेल्प करेंगे, जहाँ आपको लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ हम आपको बताएँगे। आप पूछोगे टीचर्स का उत्तर कैसे लिखना है, हम आपको वहाँ पे गाइड करेंगे। लेकिन लिखना तो आप ही को है, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना तो आप ही को है। समझ में आ गया? तो ये हमारा पूरक पठन, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से मैं अनुक्रमणिका पे आपको बता दूँ कि अनुक्रमणिका आपको दिख रही होगी, सभी बच्चों को, अगर कुछ लेट जॉइन हुए होंगे तो। अनुक्रमणिका में पूरक पठन को दर्शाया गया है ब्रैकेट के अंदर। जो भी पाठ या जो भी कविताएँ हैं पहली इकाई या दूसरी इकाई में, उसको ब्रैकेट में दिखाया गया है पूरक पठन। तो ये आपको एकदम क्लियर है कि आपको पूरक पठन यानी 8 नंबर के लिए किस पाठ और किस कविता की तैयारी करनी है। आप उसी पाठ और उसी कविता की तैयारी पूरक पठन के लिए आप करोगे। तैयारी तो आपको सभी की करनी है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको छोड़ना है। जो आपका 25% में कम हुआ है, उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों की तैयारी आपको करनी है, बाकी सब आपको करना है। ठीक है? तो 25% तो आपका पोर्शन वैसे भी कम हो गया है। आपके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके सिलेबस का 25% पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही नहीं है, ठीक है? तो आपको जो समझ 25% के बाद 75% बचा, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी है, उतना ही आपको पढ़ना है। तो ऑटोमैटिकली आपके लिए सिलेबस थोड़ा-सा कम हो गया, हर एक विषय का कम हो गया। आपको अब आपकी मेहनत कम हो गई है, तो इस बात का फ़ायदा आप उठाओ और अच्छी तरह से तैयारी करो और पढ़ाई करो। तो अनुक्रमणिका में जो है ब्रैकेट में दिखाया जाता है पूरक पठन, और जिस तरह से आपको मैंने बताया कि एक पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ के अंदर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कारण लिखो और आपको अपने विचार लिखने होते हैं। ठीक इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 3 का आता है, उसमें भी आपको पैराग्राफ आते हैं और एक प्रश्न पूछा, एक कृति पूछी जाती है और आपको अपने विचार लिखने होते हैं। अपने विचार लिखने वाला प्रश्न कभी-कभी बहुत ईज़ी भी होता है, कभी थोड़ा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वो मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी बच्चे प्रश्न समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है, मतलब क्या पूछा गया है, एग्ज़ैक्टली इसके अंदर लिखना क्या है हमको। और ये बात ध्यान में रखो कि वो अपने विचार हैं। जब आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो अब क्या लिखूँ इसके अंदर, और 2 नंबर है, 3 नंबर है, मैं कैसे करूँ? छोड़ नहीं सकता। तब आपको मैंने शायद आपने मेरा पहले का लेक्चर सुना होगा। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप छोड़ना तो आपको है नहीं, और जब कभी आप इस तरह से प्रश्न में फँस जाओ और आपको लगे कि आप नहीं लिख पा रहे हो, क्या उसमें करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है कि उसी पैराग्राफ से रिलेटेड अपने विचार, अपना स्वमत होता है। तो उसी पैराग्राफ में जहाँ आपको लगता है कि ये लाइनें इस प्रश्न के सटीक में है, मतलब इस प्रश्न के उत्तर में सही बैठती हैं, वो लाइनें आप लिख कर आ जाओ। उसमें से उठा के 4-5 वाक्य आप लिख कर आ जाओ, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है। किसी प्रश्न को छोड़ने का मतलब होता है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस 5% बढ़ जाते हैं। इस तरह से अगर आप प्रश्नों को छोड़ते जाओगे, तो ये आपके चांसेस फेल होने वाले ऐसे ही बढ़ते जाएँगे। सारे प्रश्नों को हल करना है, सारे प्रश्नों को आपको करना है बच्चों। किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है? तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने विचार नहीं लिख पा रहे हो या आपको ये प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है, तब उस समय में आपको यही करना है कि आप उस पैराग्राफ से कुछ लाइनें उठा के लिख दो। अब कविता है, कविता में भी आपको अपने विचार पूछे गए, अब कविता की लाइनें तो आप कविता के रूप में लिख नहीं सकते हो। तो उस समय आपको अपने जो भावार्थ आपको समझाया गया, आपके टीचरों ने समझाया है, उस भावार्थ को याद रखना है और उसी के अनुसार उस प्रश्न के उत्तर को लिख कर आना है। पहला और आखिरी नियम कि मुझे किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखो, और हर प्रश्न के लिए जो नंबर दिए गए हैं, उसी नंबर के हिसाब से आपको टाइम भी मैनेज करना है। आपको इतना नहीं कि इसके पहले प्रश्न के लिए आपने 1 घंटा लगा दिया, फिर बाकी के बचे प्रश्नों के लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे का स डेढ़ घंटे का समय है, वो आपका छूट गया। तो समय सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है,
अभी आप पेपर आपकी प्रैक्टिस चालू होगी, पेपर प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होगे, तो उसमें आप लोग टाइम लगाओ, 3 घंटे का समय लगाओ और पेपर की प्रैक्टिस करो। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मेरा तो पूरा पठन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। हेलो। आप लोगों को कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ लीजिए। पूजा, जाइबा। माइक अपना अनम्यूट करो बच्चों, तब पूछ पाओगे आप। माइक बंद है आप लोगों का। माइक अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करके पूछो। पूजा, जाइबा, अमित, बच्चों अपना माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करके पूछो। हेलो। हेलो मिस। हाँ हेलो टीचर। हाँ, एक एक करके पूछो, एक एक करके पूछो। पूजा तुमको पूछना है ना, पूछो। टीचर आपने जो बोला 25% कट हो गया है सिलेबस में, तो क्या क्या कट हुआ है बता दीजिए ना। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था कि क्या क्या उसमें से कट हुआ है हमारा 25% से। टीचर अब मैं क्या क्या कट हुआ है वो टेलीग्राम पे भेज सकते हो क्या? हाँ क्या हुआ? अरे टेलीग्राम पे भेज सकते हो क्या क्या कट हुआ है टिक मार्क करके? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? टीचर आप जो कट हुआ है 25% वो टेलीग्राम पे भेज सकते हो क्या टिक हाँ करके? हाँ हाँ, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है क्या क्या कट हुआ है, तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। ओके थैंक यू टीचर, भेज देना। और किससे पूछना है? टीचर मुझे भी मतलब यही बस 20% जितना कम हुआ है यही मुझे भी चाहिए। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भेजूंगी तो आप लोग देख लेना। आप लोग टेलीग्राम पे हो ना? हाँ हाँ। ठीक है। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो टेलीग्राम तो सभी को ज्वाइन करना था। मैं मतलब टीचर इस ग्रुप में मैं मतलब जो 8 बजे सुबह पढ़ते हैं मैं अभी आज पढ़ रहा हूँ पहली बार। मतलब मुझे पता नहीं था कि सुबह भी पढ़ते मतलब क्लास चलती है। क्यों, तुम्हारे टीचरों ने बताया नहीं था तुमको? कौन से स्कूल से हो? बीएमसी सेकेंडरी। अरे तो नाम होगा कुछ, बीएमसी सेकेंडरी के, कौन सा स्कूल? कहाँ पे है हिंदी तुम्हारा? हृदय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे टीचर ने आपको बताया नहीं बेटा सुबह लेक्चर होता है 8 बजे? ये कोई नहीं बात नहीं, था। कोई बात नहीं। आपके फ्रेंड्स तो होंगे ना टेलीग्राम पे, जब मैं हाँ 25% का हाँ भेजूंगी तो उनसे आप ले लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? हेलो टीचर। हाँ बोलो।
बोलो किसको पूछना है? टीचर वो जो विचार रहते हैं अपने मन से स्वमत लिखना रहता है, वो डायरेक्ट पूरा जितना भी पेपर का स्वमत है वो डायरेक्ट लास्ट में लिख सकते हैं? नहीं, स्वमत जिस प्रश्न में पूछा गया है आपको उसी प्रश्न में, मानिए प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया तो आपको प्रश्न क्रमांक 3 में लिखना है। कभी भी ऐसा मत करना कि कुछ प्रश्न पहले और कुछ प्रश्न लास्ट में, ये बिल्कुल मत करना। ये प्रेजेंटेशन का सबसे गंदा वो होता है। मतलब जो भी आपको लिखना है ना सीरियल से लिखो। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि जो भी प्रश्न हमें अच्छी तरह से आता है, हमें उसकी शुरुआत पहले करनी है। तो अच्छे से आने का मतलब ये है कि वहाँ का स्वमत भी हमको आता होगा। सारे स्वमत को आप एक साथ लास्ट में लिखोगे तो जो चेक करने वाला होता है, उसको तकलीफ होती है। दूसरी चीज़ है कि उसको लगता है कि बस ये लास्ट में हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए सब चीज़ें लास्ट में लिखी हैं। कभी भी प्रश्न क्रमांक 3 शुरू किया ना तो प्रश्न क्रमांक 3 पूरा कंप्लीट करो। ऐसा हो सकता है कि आपको प्रश्न क्रमांक 3 में 1 नहीं आ रहा हो, तो ठीक है, आपको लगता है ना 1 नहीं आ रहा है, तो आप उससे थोड़ी जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ और उसके बाद में लास्ट में करो, लेकिन लाइन से करो। लाइन तोड़ो मत, ब्रेक मत करो तुम। कि प्रश्न क्रमांक 3 का अ इधर लिखा, आ पीछे लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 3 के आ का पहला इधर लिखा, दूसरा लास्ट में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। ये इस तरह से आपको किसी पेपर में नहीं करना है। मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ। हर पेपर में आपको सीरियल से ही प्रश्न क्रमांक लिखने हैं। जो प्रश्न आपको पहले आता है, उसे पूरी तरह से पहले सॉल्व करो, फिर दूसरे पे जाओ। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करो। मुझे प्रश्न क्रमांक 4 बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं 4 से शुरुआत करूँगी। लेकिन जब मैं 4 शुरू करूँगी, तो मैं 4 को ही पूरा कंप्लीट करूँगी पहले। 4 का मैंने अ, आ कर दिया, फिर मुझे याद आया कि अरे प्रश्न क्रमांक 1 का अ मुझे याद आ गया। फिर मैं प्रश्न क्रमांक 1 डाला, मैंने फिर वो कर दिया। ये नहीं। प्रेज़ेंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो पेपर चेक करने वाला है, वो पढ़ कर के खुश हो जाए, वो देख कर के पेपर खुश हो जाए। कई बार बच्चे बहुत अच्छा नहीं लिखते हैं, लेकिन इतना साफ-सुथरा और उनका प्रेज़ेंटेशन इतना अच्छा होता है कि पेपर चेक करने वाला अपने आप खुश हो जाता है। ठीक है? तो ये गलती मत करना कि सारे प्रश्नों हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने गलती से छोड़ दिया, तो आप एक आधा प्रश्न आप भूल गए हो, आपको चेक करते समय याद आ गया कि अरे ये प्रश्न तो मैंने छोड़ दिया, मैंने देखा ही नहीं। वो आप उसे लास्ट में कर सकते हो। लेकिन सारे प्रश्नों का एक-एक प्रश्न आप छोड़ दे रहे हो और सबको लास्ट में कर रहे हो, ये गलत है। मेरे हेलो हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो मिस, मुझे वो ज्यादा कि फाइनल बोर्ड एग्जाम कब है? ये तो अभी तक हमें भी पता नहीं, जब डेट आएगी, फिलहाल तो हमें मालूम पड़ा है अप्रैल में है। जब डेट आएगी तो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। हम्म और क्या पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? मैडम हुँ, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। हाँ टीचर, मुझे ये पूछना था, अगर हमको अगर गद्य पहले में का अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बाद में उसका आंसर समझ में आया हमको और हुँ। हमने उसको लिखा नहीं पहले पेज पे, तो दूसरे पेज पे लास्ट पेज पे लिख सकते हैं क्या? हाँ, फिर लिख सकते हो। मैं बता रही हूँ ना, अगर गलती से छूट गया है, आपको बाद में याद आया कि अरे ये प्रश्न मुझसे छूट गया है, तो उसको आप लास्ट में लिख सकते हो। लेकिन हर एक प्रश्न में ऐसा आप मत करो कि अच्छा हर एक टीचर। प्रश्न का आप कुछ भूल जाओ और उसको लास्ट में लिखो। एक आधा प्रश्न ऐसा हो सकता है।